रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज मैंने रखे हैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम थिक रोप के। अब थिक रोप कैसे हैंडल करते हैं, चलो देखो, ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। अब जैसे पहला तो मैंने प्रॉब्लम रखा, बट इसी में आपको साथ साथ कंसेप्ट सिखा दूंगा। अब ये एक मोटी सी रस्सी दे रखी है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और बोला जाता है और इस एंड पर फोर्स लगा दी गई। अब कहा गया कि इस पी पॉइंट पर हमें टेंशन निकाल करके बताओ। सबसे पहला काम, आपको थिक रोप के अंदर किसी भी पोर्शन का मास लिखना आना चाहिए। इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो मास ऑफ लेंथ x इन थिक रोप, जितनी जल्दी आपको ये मास लिखना आएगा उतनी जल्दी आपका प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। तो अगर मैं इतने पोर्शन ऑफ मास को लिखना चाहता हूँ, x लेंथ के मास को लिखना चाहता हूँ, तो इसे लिखने के लिए हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे कि l लेंथ एज मास। तो l लेंथ का जो मास है वो हम कैपिटल M ले लेते हैं। तो यूनिट लेंथ विल हैव मास m by l। इस m by l को बोलते हैं रेशियो ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का ये एक रेशियो होता है, और हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि पूरी थिक रोप में मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होगा तो एग्जामिनर खुद देगा, बट अभी नहीं आएगा वेरिएबल बाद में चल के आता है। तो फिलहाल पहले हमने ज्यूम कर लिया कि मास पर यूनिट लेंथ पूरी थिक रोप के अंदर कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके की डेंसिटी कहलाती है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा से भी इसको आगे चल करके हम डिनोट करेंगे। तो हमने यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया विच इज m by l। अब हमें निकालना है x लेंथ का मास। तो लेंथ x will have mass। तो अब अगर x लेंथ का मास निकालना है तो हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m by l इंटू x। तो मतलब अगर मेरे को इतना मास ही थोड़ा ना मैं बार बार करने बैठूंगा या आप करने बैठोगे, तो उसके लिए डायरेक्ट हमें लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मास पर यूनिट लेंथ ले लेंगे, वो हो जाएगा m by l, और गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थिक रोप के अंदर कितने भी पोर्शन का मास निकालने का तरीका, मास पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ इंटू गिवन लेंथ। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसे निकालने का हमारा मेथड रहेगा, तो मास ऑफ गिवन लेंथ कैलकुलेट करने का हमारा मेथड रहेगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। ठीक है। तो अगर मेरे को इतने पोर्शन का मास निकालना है तो वो मेरे पास आ गया m by l इंटू x, और अगर मेरे को बचे हुए पोर्शन का मास निकालना है तो या तो मैं m में से माइनस कर दूं या फिर इसकी लेंथ में निकाल दूं। तो इसकी लेंथ हो गई l माइनस एक्स, तो मास का वैल्यू आ गया m by l इंटू l माइनस एक्स। क्योंकि m by l कांस्टेंट होता है तो किसी भी गिवन लेंथ का मास उस गिवन लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स जनरेट कर रहा हूँ तो हमें थिक रोप में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। सिंस मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, so masses या mass of given length is directly proportional to length of that portion। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि अगर इतने पोर्शन का मास निकालना है तो ये x के प्रोपोर्शनल होगा, और इतने पोर्शन का मास निकालना है तो बची हुई लेंथ l माइनस x के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये मास लिखने का तरीका होता है। तो आगे चल करके हम इस तरीके से शॉर्टकट भी डेवलप करेंगे। तो फिलहाल इतने पोर्शन का मास प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो बन जाएगा m by l। अब मैंने फिर से डायग्राम उठा लिया, ठीक है। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कंप्लीट रोप को हम एक सिस्टम बाउंड्री बना करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग क्लास लेक्चर से करते आए हैं। तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी रोप को एक सिस्टम बाउंड्री में ले लिया। ये रही हमारी सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री के अंदर आते ही अब ये एक ब्लॉक की तरह काम करेगा जिसका टोटल मास हो गया m। एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा जिधर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो रोप का एक्सेलरेशन a ले लिया। तो पूरी रोप को अब आप एक सिंगल ब्लॉक मान के चलो जिसका टोटल मास m हो गया। ओके, अब हमने लिखी अपनी वही इक्वेशन चलाने वाला, f माइनस रोकने वाला 0 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया और वो आ गया f by m। तो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, पूरे के पूरे ब्लॉक को या जितनी भी रोप का सिस्टम है सबको एक साथ कलेक्ट करके सिस्टम बाउंड्री बना लो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब मैंने फिर से यहाँ डायग्राम लिया हुआ है तो आप देखते चलना। अब जिस जगह पर टेंशन कैलकुलेट करनी है वहां से रोप को दो पार्ट में कट करके ब्लॉक बना लो। तो अब मैं
क्या करने जा रहा हूँ ध्यान देना। अब मान लो मेरे को इस जगह टेंशन निकालनी है, तो मैं यहाँ से रोप को काटूंगा। अब जैसे ही मैं रोप को काटूंगा, रोप दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगा एक्स लेंथ का पोर्शन और एक हो जाएगा एल माइनस एक्स लेंथ का पोर्शन। और यहाँ से हम जैसे ही रोप को काटेंगे, मैं इस जगह से रोप को कट करने जा रहा हूँ, दिस पॉइंट इज टू बी कटेड, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है टेंशन। कट करते ही मैं इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, और दोनों पार्ट को डब्बा बना देंगे। पहले मैं बनाऊं, उस पर आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये इसका नेक्स्ट डायग्राम लिया, यहाँ से रस्सी काटते ही आगे वाली रस्सी को एक डब्बा बना दिया, जिसका मास मैंने M1 कर दिया। ये तो हो गया आगे वाला स्ट्रिंग, और पीछे वाले स्ट्रिंग को भी मैंने एक डब्बा बना दिया, जिसका मास मैंने M2 कर दिया, और दोनों को मैंने एक आइडियल रोप से कनेक्ट कर दिया। अब जो इस P पॉइंट पर टेंशन होगी वही इस आइडियल रोप की टेंशन का काम करेगी। तो कुल मिलाकर के जहां टेंशन निकालनी है, रस्सी काटो, डब्बा बनाओ और उस पॉइंट को एक आइडियल रोप से कनेक्ट करते हुए दिखा दो। तो जो इस P पॉइंट पर टेंशन है वही इस आइडियल रोप की टेंशन का काम करेगी। अब हम डाटा को एनालाइज कर लेते हैं और इसके अंदर फोर्सेस को अप्लाई करते हैं। तो देखना M1 की वैल्यू, अब M1 जो होगा वो x के प्रोपोर्शनल होगा, और M1 की वैल्यू लिखना आपको वो आती है टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू x। M2 की वैल्यू होगी, चलो बोलते भी चलो, m by l इनटू l माइनस x। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन इन दिस आइडियल रोप। एक और फोर्स यहाँ पर लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से लग रहा है। अब ये आप कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, तो ये टेंशन निकालने के लिए पहले मैंने टेंशन अप्लाई कर दी। ओके, टू फाइंड आउट टेंशन अब हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक ब्लॉक को कंसीडर करने वाले हैं, या सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आगे वाले पार्ट पर आप चेक करो, दो फोर्स लग रही है, मैं यहाँ से नहीं सॉल्व करने वाला। पीछे वाले पार्ट पर एक ही फोर्स लग रही है, मैं यहीं से सॉल्व करूंगा। तो कट करके ब्लॉक बना लो एंड ब्लॉक्स को आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट करो। टेंशन इन आइडियल स्ट्रिंग represents tension at P point। तो ये हो गया इसका थ्योरी का पार्ट, जिसको मैं यहाँ से सेपरेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने वापस से रिवाइज करो क्या किया। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला पूरे को सिस्टम में लेकर के। अब जिस जगह टेंशन निकालनी थी वहां से रस्सी को काटा, डब्बा बनाया, डब्बे को आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ा। जो इस P पॉइंट की टेंशन होगी वही आइडियल स्ट्रिंग की टेंशन होगी। अब सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, देखा किस पे कम फोर्सेज है, पीछे वाले पे कम फोर्स है, तो वहां से मैंने T की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। तो T हो गया चलाने वाला, रोकने वाला कोई नहीं, इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। तो यहाँ से T की वैल्यू मेरे पास आ गई, M2 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया M by L टाइम्स L माइनस एक्स इंटू A, और A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, वो हो गई F by M। M से M कैंसिल हो गई और टेंशन आ गई मेरे पास L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू F। तो आई थिंक आपको ये सिंपल सा प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल आप देखते चलो, मजे आ जाएंगे। अब जैसे कई सारे डायग्राम्स मैंने साथ साथ बनाए हैं, आपको अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से आ जाएगा। अब समझना, मैंने इस डायग्राम में रखा है फाइंड टेंशन एट P, Q एंड R। ये एक जनरलाइज प्रॉब्लम है, किसी भी बुक के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा, और कई सारे प्रॉब्लम है, कुछ नए प्रॉब्लम्स भी हैं, देखते हैं। तो टेंशन एट P, Q एंड R हमें निकालनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले P पर, फिर Q पर, फिर R पर। ओके, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, रस्सी काटने से पहले मैंने क्या बताया, सिस्टम बनाओ, एक्सेलरेशन निकालो। तो मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं पार्टीशन कर दे रहा हूँ। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने इसकी सिस्टम बाउंड्री बनाई, तो ये आ गया सिस्टम बाउंड्री में, और एक्सेलरेशन इस तरफ A मान लिया। ओके, अब चलाने वाला हो गया F, रोकने वाला कोई भी नहीं। टोटल मास बेटा देखोगे M प्लस स्मॉल m, तो ये हो गया 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। यहाँ से मेरे पास E की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू हो गई F अपॉन ट्वाइस ऑफ M प्लस M। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमें कैलकुलेट करनी है P, Q और R पर टेंशन। अब P पर टेंशन निकालने के लिए हम यहाँ से इसको स्ट्रिंग को काट देते हैं। तो एट P, फर्स्ट क्वेश्चन, तो P पॉइंट की टेंशन मैं यहाँ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो P पॉइंट की टेंशन निकालने के लिए हमने यहाँ से स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को काटा और डब्बा बनाया। तो आगे तो मेरे पास बेटा M पॉइंट आ गया, ठीक है ना। पीछे ये पूरा एक साथ कंबाइन कर दिया, तो पीछे वाले ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग के साथ मर्ज करके दिखा दिया M प्लस M, दोनों के बीच में जोड़ दी आइडियल स्ट्रिंग। अब फोर्स जैसे लग रही थी वैसे लगाई। अब जो इस आइडियल स्ट्रिंग की टेंशन होगी वही हमारी P पॉइंट की टेंशन होगी, तो मैंने इसका नाम TP रखा ताकि आपको क्लियर रहे कि हम P पॉइंट की टेंशन पर काम कर रहे हैं। ओके, एक्सेलरेशन हमारे पास A का अवेलेबल था। अब इस A की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी T की वैल्यू निकालने के लिए, अब आप बताओ आगे वाला डब्बा सही है या पीछे वाला, चेक करो किस पे कम फोर्स है। तो पीछे वाले पे कम फोर्स है, तो हम यहाँ से इक्वेशन को बिल्डअप कर लेते हैं। तो टेंशन एट पॉइंट P इक्वल्स टू M प्लस स्मॉल m इंटू A। A की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी M प्लस स्मॉल m, और A की जगह मेरे पास आ गया कैपिटल F बाय ट्वाइस ऑफ M प्लस स्मॉल m। तो ये हो गया मेरे पास टेंशन एट पॉइंट P का रिजल्ट। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम टेंशन एट Q निकालेंगे। इसके लिए A तो हम निकाल ही चुके हैं, तो बार बार तो निकालने की जरूरत नहीं। अब रस्सी यहाँ से काटी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम ले रहा हूँ।
तो नेक्स्ट डायग्राम ये रहा, टेंशन एट पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट की टेंशन के लिए मैंने इस स्ट्रिंग को यहां से काट दिया। यहां से काटते ही ये स्ट्रिंग अब दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक ये एक्स लेंथ का, तो पहले इसका मास बोलो, तो इसका मास इज प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ, और मास का फॉर्मूला हो गया टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ, यानी m बाय l इनटू x। और बाकी बचे हुए पोर्शन जिसकी लेंथ है हमारे पास यहां से यहां तक की l माइनस एक्स, इतने पोर्शन का अगर आप मास लिखोगे तो वो भी हमारा l माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, और इस मास का वैल्यू हो गया m बाय l इंटू l माइनस एक्स। तो चलो यहाँ से रस्सी काटते हैं, काटते ही यहाँ पर डब्बे बनाते हैं। अच्छा, इसका मास अभी फॉर द टाइमिंग में m1 कर दे रहा हूँ और इसका मास मैं m2 कर दे रहा हूँ, बाद में हम इनको लिख देंगे। तो अब यहाँ से कटते ही रस्सी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट आगे का सिस्टम बन गया, एक पार्ट पीछे का सिस्टम बन गया। आगे हमारे पास मास आ गया m और साथ में आ गया m1, तो कैपिटल M प्लस m1। पीछे हमारे पास आ गया कैपिटल M और साथ में आ गया m2, और इनको मैंने जोड़ दिया आइडियल स्ट्रिंग से, फोर्स एज इट इज लगा दी। अच्छा, अब ये जो आइडियल स्ट्रिंग की टेंशन है, ये टेंशन एट क्यू का काम करेगी, तो मैंने टी क्यू से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर भी टी क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, अब टेंशन एट क्यू निकालने के लिए मैंने पीछे वाले डब्बे को सिंप्लीफाई किया। चलाने वाला हो गया टी क्यू, रोकने वाला कोई नहीं, इक्वल्स टू m प्लस m2 टाइम्स a, और a की वैल्यू और m2 की वैल्यू हम दोनों सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो m प्लस m2 की जगह बेटा अपने पास आ गया m बाय l इंटू l माइनस एक्स, ए की जगह मेरे पास आ गया f बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये मेरे पास आ गई टेंशन एट पॉइंट क्यू। तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डाटा मिल जाए तो और आसान हो जाएगा, बट इससे आपको कंसेप्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं डाटा वाला प्रॉब्लम भी उठाऊंगा। तो ये मेरे पास आ गई टेंशन एट पॉइंट क्यू। सिमिलरली अब हमें टेंशन एट पॉइंट आर निकालनी है, तो यहाँ से रस्सी उड़ा दी, तो मैंने अब पूरा फुल फ्लैश्ड एक और डायग्राम बनाया। अब यहाँ से रस्सी उड़ाओगे तो आगे का सिस्टम ये बनेगा, जिसका टोटल मास हो जाएगा m प्लस m। बैक साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैपिटल M बचेगा, और आइडियल स्ट्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, f को एज इट इज दिखा दिया। अब जो इस r पॉइंट की टेंशन होगी वही इधर की टेंशन का काम करेगी, नाम इसका मैंने TR कर दिया, एक्सेलरेशन इसका मैंने a दिखा दिया। अब आप फिर से पीछे वाला डब्बा ले लो, तो टेंशन एट पॉइंट r इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू a। कैपिटल M तो पड़ा रहने दो, a की जगह आपने जो कैलकुलेट किया था f बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस स्मॉल m, उसका वैल्यू डाल दिया। तो मेरे ख्याल से आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है, थी ग्रुप को सॉल्व करना आप आराम से कर सकते हैं। अभी और आगे बढ़ेगा जैसे जैसे लेक्चर और क्लियर होता जाएगा। अब मैंने ये कुछ वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम रखे हैं, इसके अंदर आप वैल्यू के साथ डाटा एनालाइज कर सकते हो। तो चलो, तो अब इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं। करना ही है कि हमें P पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो सबसे पहली स्टेप तो वो तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो मैं इधर से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने बताया, रस्सी काटने से पहले सिस्टम बनाओ और एक्सेलरेशन निकाल लो। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ a मान लिया, सिस्टम बना करके मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो चलाने वाला हो गया 120, रोकने वाला कोई भी नहीं। मास आप चेक करोगे तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 इंटू ए। तो यहाँ से बच्चों ए का वैल्यू आ गया मेरे पास, वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो पहली स्टेप तो हमारी अच्छे से पूरी होगी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब जहाँ टेंशन निकालनी है वहाँ से रस्सी पकड़ करके काट दो और डब्बा बना दो। बट आपको पहले इतने पोर्शन का मास लिखना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इतने पोर्शन का मास लिखने का तरीका हो गया, इतने पोर्शन का मास प्रोपोर्शनल टू इतने पोर्शन की लेंथ, यानी 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं टोटल मास, तो टोटल मास हो गया 2, टोटल लेंथ हो गई 1 मीटर, सेंटीमीटर में ले लेता हूँ क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, तो 2 kg बाय 100 सेंटीमीटर इनटू गिवन लेंथ हो गई 25। तो ये हमारे पास कट करके आ गया 0.5 kg। तो m1 का वैल्यू यानी अगले पोर्शन का मास मेरे पास आ गया 0.5 kg। तो जो पीछे पोर्शन बचा इसका मास m2, 2 में से माइनस कर लो ना, तो कितना हो गया 1.5 kg। अब चलो चेक करते हैं कि P पॉइंट पर टेंशन कितनी आएगी। तो मैंने यहाँ से रस्सी काटी, तो मैं कट मार रहा हूँ यहाँ पर, और 2 पार्ट में सिस्टम को ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ पर फिर एक डायग्राम लिया। नेक्स्ट डायग्राम अब मेरा ये रहा, फोर्स इधर लगाई रखी थी 120 न्यूटन की, आइडियल स्ट्रिंग और कनेक्ट कर दी। अब पीछे की तरफ का टोटल मास हो गया 5, तो हुआ ही हुआ, साथ में 1.5 ऐड हो गया, तो ये हो गया 6.5 kg। ये आगे का मास हमारे पास हो गया 5 में 0.5 ऐड हो गया, तो 5.5 kg। और इस जगह की टेंशन को हम नाम दे देते हैं TP, यानी टेंशन एट पॉइंट P। एक्सेलरेशन हमारे पास A का 10 मीटर पर सेकंड का अवेलेबल है। अब आप देखो कहाँ से आसान है, तो ऑब्वियसली पीछे वाले से आसान है ब्लॉक से। तो यहाँ से TP को सॉल्व कर लेते हैं, तो TP माइनस 0 इक्वल्स टू 6.5, A की जगह
मैंने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टेंशन एट पॉइंट पी 65 न्यूटन। तो ये था आपका वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया हुआ है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। अब ये वर्टिकल मैंने उठाया, ठीक है ना। अब वर्टिकल उठा करके मेरे को पी पॉइंट की टेंशन निकालनी है। सबसे पहला काम तो वही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट कर लो। तो देखना, तो मैंने इस पूरे को सिस्टम में लिया। अब एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इस पूरे सिस्टम का mg भी काम में आएगा, ठीक है ना। तो जब आपने पूरा सिस्टम बना लिया, तो पूरे सिस्टम का मास इंटू एक्स इंटू जी वो नीचे एक्ट करेगा। तो मैं इंडिविजुअली नहीं दिखा रहा, मैं एम सिस्टम इंटू जी बना के दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं रस्सी काटूंगा तब मैं अलग अलग करके दिखा दूंगा। तो मास ऑफ सिस्टम इंटू जी, तो मास ऑफ सिस्टम हो गया 10 और 10 12, 12 और 4, तो ये हो गया हमारे पास 16। तो नीचे की तरफ आ गया 160 न्यूटन का फोर्स। तो ये mg के कारण आया। तो फिर से चेक कर लो, नहीं 10 सॉरी मास का एडिशन मैंने गलत कर दिया। तो टोटल मास हो गया 10 और 10 20 एंड 4 24, तो आंसर आया 240। तो 240 न्यूटन का mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। कौन ज्यादा है कौन कम है, उससे हमें पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो पहला काम हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखूं, तो फर्स्ट स्टेप मेरी एरी, चलाने वाला हो गया 240, रोकने वाला हो गया 40, मास हो गया 24 और एक्सेलरेशन a। तो a का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 24। तो 200 डिवाइडेड बाय 24, तो ये रिजल्ट मेरे पास आएगा, ये 6 से कटा और 4 5 या 20 50 बाई 6 यानी 25/3। तो 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब सेकंड स्टेप है, अब हम यहाँ से इसको कट करके, ठीक है ना, इस जगह से कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब जरा चेक करो, बड़ा हमारा फायदा हो गया 50-50 सेंटीमीटर, यानी आधा आधा है। आधा आधा होने से मास भी आधा आधा हो गया। तो इतने पोर्शन का मास हमारे पास हो गया 2 kg, एज वेल एज इतने पोर्शन का मास हो गया 2 kg। तो अब हम यहाँ से कट करके ऊपर का सिस्टम अलग कर देते हैं, नीचे का अलग कर देते हैं और उनको ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब मेरे पास ऊपर और नीचे दो ब्लॉक्स है। ऊपर वाले ब्लॉक का अगर आप मास चेक करोगे, तो ऊपर वाले ब्लॉक का मास मेरे पास आ जाएगा 10 और 2 12। तो 12 kg का ऊपर आ गया, एज वेल एज 12 kg का नीचे आ गया। बीच में मैंने आइडियल स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, फोर्स जहां से लग रही थी वहां से दिखा दी 40 न्यूटन की। अब आप बड़े केयरफुली फोर्स और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25/3। अब बड़े केयरफुली आप फोर्सेस अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे। अब सबका वेट जहां जहां एक्ट कर रहा है वहां से एक्ट कराओ। पहले तो टेंशन एट पी को लगा लेते हैं, ये हो गया टीपी। सिमिलरली यहाँ की तरफ आ गया टीपी। अब वेट लगाओ, तो इसका वेट यहाँ से 120 न्यूटन, सिमिलरली इसका वेट यहाँ से 120 न्यूटन। अब आप सिंप्लीफाई करो, जहां पर कम फोर्सेस है तो नीचे कम फोर्सेस है, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान रखना ये बॉडी नीचे जा रही है, तो इक्वेशन बनेगी 120 माइनस टीपी इक्वल्स टू 12 और ए की जगह मैंने डाल दिया 25/3। तो ये इधर से कटा, इधर 100 आ गया। तो 120 माइनस टीपी इक्वल्स टू 100। यहाँ से बेटा अपने पास टीपी का वैल्यू आ गया और ये माइनस कर दी 20 न्यूटन। तो टेंशन एट पॉइंट पी का रिजल्ट हमें मिल गया 20 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से सिंपल सा तरीका आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, वापस से रिवाइज कर लो। सबसे पहला काम, सबको पकड़ो, सिस्टम बनाओ, एक्सेलरेशन निकालो, फिर जहाँ टेंशन निकालनी है वहाँ से रस्सी को काट दो। अब देखो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक ये रहा प्रॉब्लम और इसके अलावा ये रहा प्रॉब्लम, दोनों बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब इनको हम अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके बाद फिर आप यूनिवर्सल के प्रॉब्लम लगाना थिक रोप के, आपका थिक रोप का कंसेप्ट अच्छे से आ जाएगा। अब देखो डायग्राम ये दे रखा था कि रोप के दोनों एंड पॉइंट सेम लेवल पर थे, हॉरिजॉन्टल लेवल पर थे। ना रोप का मास दे रखा है, ना रोप की लेंथ दे रखी है, बस ये दे रखा है कि इस एंड को एक्स डिस्टेंस ऊपर खसका दिया, इसको एक्स डिस्टेंस नीचे, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे ही आएगा। अब क्या हुआ, इधर वाले पोर्शन की लेंथ बढ़ गई, इधर वाले पोर्शन की लेंथ घट गई, कहता है एक्सेलरेशन निकाल करके दो। मैं यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। अब देखना, पहला काम, सबसे पहला काम, ये जो स्ट्रिंग इसके ऊपर जा रही है, पुली के डायमेंशंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर हम पुली का डायमेंशन कंसीडर करते हुए नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहला काम, इतने पोर्शन की लेंथ होगी L/2 और एज वेल एज इतने पोर्शन की लेंथ भी होगी L/2, सही है। और टोटल मास हमने m ले लिया, तो हमने स्ट्रिंग का मास अपनी तरफ से m ले लिया, जिसकी अगर हमें जरूरत पड़ेगी वो हम देख कंसिडर कर लेंगे। और टोटल लेंथ मैंने स्ट्रिंग की वो L ले ली। अब हुआ क्या, यहाँ से एक्स डिस्टेंस स्ट्रिंग ऊपर खिसक गई, एक्स डिस्टेंस ऊपर खिसक गई, तो अब जो मास इधर बचा मेरे पास, ये जो मास सॉरी लेंथ जो बची मेरे पास, ये बची L/2 माइनस एक्स। और सिमिलरली इधर की जो बेटा लेंथ हो गई टोटल, ये हो गई L/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, इतने पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को एक डब्बा बना रहे हैं और इतने पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग को एक डब्बा बना रहे हैं। तो मैं अगला डायग्राम पकड़ रहा हूँ, आप देखते चलना। तो मैंने क्या किया, ये रही पुली और इस पुली के दोनों तरफ दो ब्लॉक्स दिखा दिए, एक का नाम M1 कर दिया और एक का नाम M2 कर दिया।
m1 की वैल्यू यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो m1 की वैल्यू हो गई इतने पोर्शन का मास, ये हो गया। अच्छा, इतने पोर्शन का मास इज प्रोपोर्शनल टू इतने पोर्शन की लेंथ। तो लिखने का तरीका हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू वॉली लेंथ L/2 - x। ये m1 का वैल्यू आ गया। m2 का मास इज प्रोपोर्शनल टू m2 की लेंथ यानी L/2 + x। तो रिजल्ट आ गया m/L इंटू L/2 + x। अच्छा, अब शॉर्टकट बनाने के लिए पहले आपको एक बार लॉन्ग कट से देखना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट बनेगा। अब हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। इधर साइड पर हमने अप्लाई कर दिया m2g, यहाँ आ गई टेंशन, यहाँ हमने अप्लाई कर दिया m1g और इधर आ गई टेंशन। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो ये भारी है तो ये नीचे चला और ये ऊपर चला। अब मैंने सिस्टम बना लिया और एज इट इज एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी। अब जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी, क्योंकि पुराना सवाल है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई, चलाने वाला हो गया m2g माइनस रोकने वाला m1g डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम हमारे पास m था। ठीक, अब यहां से आपको शॉर्टकट नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जरा चेक करना बेटा। तो a में अब हमें m2 और m1 के वैल्यू डालने हैं। अच्छा, m2 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है m/L। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। तो a की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी टोटल मास m हो गया। अब इसके अंदर जैसे ही आप m2 डालोगे तो m2 का वैल्यू हो गया m/L और L/2 + x इंटू जी माइनस m1 की वैल्यू हो गई m/L इंटू L/2 माइनस x इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाँ, तो मैं शॉर्टकट बोल रहा था। देखो शॉर्टकट ऐसा नजर आ रहा है, m से m कैंसिल हो गया और यहाँ बचा L/2 + x इंटू जी माइनस L/2 माइनस x इंटू जी डिवाइडेड बाय आ गया L। तो शॉर्टकट ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये मासेस लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब हम चलाने वाला मास की जगह बोल सकते हैं चलाने वाली लेंथ, क्योंकि मासेस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो चलाने वाली लेंथ का प्रोपोर्शन यहाँ पर आया L/2 + x इंटू जी, मतलब जो हम mg करते थे अब हम lg कर देंगे। तो L/2 + x इंटू जी और यहाँ रोकने वाला हो गया L/2 x माइनस जी डिवाइडेड बाय टोटल मास की जगह आ गया टोटल लेंथ यानी L। तो आप यही काम सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो बड़े आराम से। तो इसलिए इस चीज का नाम हमने शॉर्टकट रख दिया। तो L/2 + x इंटू जी माइनस L/2 माइनस x इंटू जी डिवाइडेड बाय L। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a का वैल्यू, अब इसमें से L/2 कैंसिल आउट हो गया और x वाला पार्ट ऐड हो गया, तो आंसर आ गया 2x डिवाइडेड बाय L। तो ये आया मेरे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब अगर कोई कहे कि यार a वर्सेस x ग्राफ बता दो, तो बिल्कुल बताओ, मना मत करो। तो a वर्सेस x ग्राफ जो हमारे पास रहेगा, अब चेक करो, a y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर आ गया, तो y बराबर mx, जहां m हो गया इस पूरे इक्वेशन का स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, जो कि कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। और इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा यानी m का वैल्यू हो जाएगा वो इस x का कोफिशिएंट, मतलब 2g/L। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक थिक रोप का बढ़िया सा प्रॉब्लम तैयार हो गया। तो शॉर्टकट भी नजर आ गया ना, कि जब भी ये पुली वुली वाले सिस्टम चल रहे हैं तो आप अपना तरीका लगाओ, और वो तरीका हमारा यही रहेगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर जो टिक गया, जिसको समझ आ गया, वो तो लड़ाई जीत गया। अब देखो, पहले आप डिसाइड करो कि ये थिक रोप जो मैंने रखी हुई है, थोड़ी इधर रखी हुई है, थोड़ी इधर रखी हुई है, इधर की लेंथ L1 है, इधर की लेंथ L2 है। हमें पता करना है एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना, कहाँ कैसे चलेगी। अच्छा, एग्जाम्स के अंदर क्या पूछ लेते हैं ये लोग, L1/L2 का रेशियो पूछ लेते हैं और कुछ नहीं देते, ठीक है ना। तो ये मेन टेस्ट का सवाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में अलग से नोट करना। तो मैं भी यही पूछूंगा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ रोप एंड L1/L2 का रेशियो। मेरा भी मेन प्रॉब्लम ये रहेगा। अब देखो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि यार इसमें चलाने वाला कौन है और रोकने वाला कौन है। अब जैसा अभी हमने शॉर्टकट बनाया, हम उस शॉर्टकट के बेसिस पे चलते हैं। स्ट्रिंग को यहाँ से काट देते हैं, इसको एक डब्बा, इसको एक डब्बा बना लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये θ1 का एंगल ले लिया, ये θ2 का एंगल ले लिया, पुली बनाई और एक डब्बा बना दिया, यहाँ पुली बनाई और एक डब्बा बना दिया नीचे की तरफ। अब मैंने mg sin θ नहीं लगाना, मैंने सीधे लगाना है L1g sin θ। ये रहा अपना शॉर्टकट। और यहाँ पर मैंने लगा दिया नीचे की तरफ L2g sin θ2। पर मुसीबत है, मुसीबत ये हमें नहीं पता यार ये बड़ा या ये बड़ा। तो पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा L1g sin θ बड़ा या L2g sin θ2 बड़ा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है, कौन सी फोर्स कम है। तो इसको चेक करने के लिए अब हमारे पास तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि यहाँ पर हम एक राइट एंगल, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने इधर फॉर्म करा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से अब हम चेक करेंगे कि L1 sin θ1 या L2 sin θ2 में से कौन बड़ा। उसके लिए हम sin θ1 sin θ2 को निकाल लेते हैं। तो sin θ1 की बेटा वैल्यू मेरे पास आ गई h/L1 और सिमिलरली sin θ2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये आ गई मेरे पास h/L2। तो अब मेरे को चेक करना है L1 sin θ1, तो L1g sin θ1, जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली sin θ1 की h/L1, L1 कट गया, ये बचा h/h टाइम्स L1। सिमिलरली
L2 साइन थीटा 2 में मैंने साइन थीटा 2 की वैल्यू डाली टाइम्स जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो L2 कट गया और बचा मेरे पास एच डी। ये क्या है, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये भी मेरे पास एच डी आ रहा है और ये भी मेरे पास कितना आ रहा है, एच डी आ रहा है। L1 कट गया, L2 कट गया। तो बात अब ये निकली कि अब इसका रिजल्ट का हम क्या इंटरप्रिटेशन करें। तो रिजल्ट ये कि अगर हमारी इस रोप के दोनों एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो ऐसे में दोनों तरफ से लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा, वॉट एवर बी देयर एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर लगने वाला फोर्स L1G sin थीटा 1 और इधर लगने वाला फोर्स L2G sin थीटा 2 हमेशा सेम होगा। तो अब एक बार मैं आपको वापस से पिछले सवाल पे भी ले चल रहा हूँ। तो मेरा जो पिछला सवाल था वो ये था, तो इनिशियली रोप के दोनों एंड सेम लेवल पर थे, ठीक है ना। तो क्या इस सिचुएशन में रोप सरकेगी, नहीं सरकेगी, वो तो आपको डायरेक्ट दिख गया यार दोनों तरफ का तो फोर्स बराबर है, तो तभी सरकी ना जब हमने इसको ऊपर नीचे यूं करके मूव कराया। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी यही बात लागू हो रही है, अगर रोप के दोनों एंड पॉइंट सेम लेवल पर है तो रोप का दोनों तरफ का फोर्स होगा वो सेम होगा और रोप किसी भी साइड पर नहीं खिसक पाएगी। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि इनके बीच का रिलेशन बता दो। अच्छा, पहले मैं इसका नोट करके लिख दूं और फिर रिलेशन में आगे आपको बता देता हूं। तो नोट करके पॉइंट ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रोप के एंड्स पॉइंट्स, तो अगर रोप के एंड पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, देन एक्सेलरेशन ऑफ रोप ऑलवेज जीरो होगा, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो अब सोचो अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता होती और आपसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन बताओ, आपने जैसे देखा अरे दोनों एंड पॉइंट तो सेम लेवल पर है, आंसर जीरो। कितनी देर का काम है, 5 सेकंड का भी काम नहीं है, फिर बस खाली बबल भरना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके की ट्रिक्स अब इसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगी, और भी बहुत सारी है, अभी तो आज तो पहले डिस्क्लोज करी है मैंने। तो पर हो जाती है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अब अगर हमें ये रिलेशन निकालना है तो यार क्या करेंगे, दोनों तरफ के फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। फोर्सेस में भी हम स्मार्टनेस दिखा गए, हमने कोई M/L into L1 नहीं किया, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यूज कर ली, मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां से मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, और इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लू कलर से लिख रहा हूं। तो फाइनल रिजल्ट आ गया कि भाई दोनों का रिलेशन क्या रहा, तो रिलेशन ये रहा L1G sin थीटा 1 इक्वल्स टू L2G sin थीटा 2। यहां से बच्चों G से G कैंसिल आउट हो गया, और जो हमसे पूछा गया था L1/L2 का रेशियो, वो L1/L2 का रेशियो मेरे पास आ गया, ये sin थीटा 2 था। तो ये रेशियो मेरे पास आ गया sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा 1। तो मेरे ख्याल से अब तो मजे आ गए होंगे और थिक रोप आपको आराम से समझ आ गया होगा। तो एक बार फटाफट से पूरा लेक्चर अब आप रिवाइज करो। 2 पार्ट में मैंने लेक्चर को ब्रेक किया, एक तो जो थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एक थे जो ट्रिक से चलने वाले प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल में क्या था, सिस्टम बाउंड्री बनाओ, एक्सेलरेशन निकालो, रस्सी काटो, सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक करो और फिर वहां की टेंशन निकाल लो। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा, चेन को हम लोगों ने, या रोप को हम लोगों ने, इसको चेन भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने इंक्लाइन पर रखा, पुली पर रखा, जब तक सेम लेवल पर है तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। और उस सिचुएशन के अंदर दोनों एंड की तरफ लगने वाले फोर्सेस आपस में बैलेंस रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम से आपको बहुत अच्छी फील आ जाएगी, आपको और अच्छा अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। जैसे आप मेरा ये एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, आप जितने चाहिए उतने एग्जाम्पल देख सकते हो, पर बुक के अंदर आपको बहुत कम मिलेंगे। ये रहा इंक्लाइन प्लेन। अब इस इंक्लाइन प्लेन का डाटा ये, यहाँ का एंगल मेरे पास थीटा। अच्छा, इसके दोनों एंड पर मैं रोप डाल दे रहा हूँ, और एक तरफ मैंने ये रहा रोप का एक एंड, और इधर साइड पर ये रहा रोप का दूसरा एंड। दोनों एंड मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखने हैं इस तरीके से, और एक मैं लाइन भी बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, दिखाई देता रहे यार कि ये सेम लेवल पर है। तो मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ ली इस तरीके से। तो अब मेरा फिर से वही सवाल है, एज शोन इन डायग्राम रोप इज लाइंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। इधर का लेंथ मेरे पास L1 है एंड इधर का लेंथ मेरे पास L2 है। बहुत आसान हो गया, अब आप डायरेक्ट देखते हुए बता सकते हो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलो मेरे साथ साथ बोलो, एज शोन इन डायग्राम रोप इज लाइंग ऑन inclined plane. Find out acceleration and relation between L1 and L2. तो अब देखो फिर से अब हमारा सवाल, तो हमने पहले चेक कर लिया सेम लेवल पे भैया कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो सॉल्यूशन पार्ट, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। अब दूसरा पार्ट, अब हमें निकालना है L1 और L2 के बीच का रिलेशन। तो यहाँ लगने वाली फोर्स वो हो गई L2G sin थीटा, और इधर लगने वाली फोर्स वो हो गई L1G, दोनों को हमने उठा के बैलेंस कर दिया। तो L1G इक्वल्स टू L2G sin थीटा, यहाँ से G से G कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया L1/L2 इक्वल्स टू sin थीटा। तो मेरे ख्याल से अब इस सवाल ने आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि रोप वाले पार्ट को अब हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा इसके अंदर, अब हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट के प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे हमारे पास सूडो फोर्सेस के प्रॉब्लम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप यूनिवर्सल से जरूर तैयार कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि थिक रोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच।